कोई भी हो, नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। पार्टी से नहीं हूँ सुनील जी। ठीक, समाजवादी पार्टी से नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से आप प्रेरित हैं। बहुत पार्टी की समाजवादी विचारधारा से हूँ मैं, पार्टी से तो मैं इस्तीफा। ठीक, ऐसा क्या हो गया, आपने इस्तीफा ही दे दिया? अब तो चर्चा आप ही के इस्तीफे पे हो सकती है। शफीकुर रहमान वर्क के बयान पर तो क्या करें, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ा चौंकाने वाला मसला है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। विश्वनाथ मिश्रा जी भी हैं विशेष टिप्पणी के लिए, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नवीन दुबे जी आप ही से करूँगा। ये शफीकुर रहमान वर्क को हो क्या गया है अचानक से इस तरह की टिप्पणियां? हालांकि वो हमेशा विवादों में रहते जरूर हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हिंदू मुसलमान भैया देख लो क्या हो जाएगा। सुनील जी, देखिए ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना बहुत आवश्यक है। बल्कि आज से 50 साल पहले अगर ये लागू हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती। सबसे बड़ी चीज है, हमें ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ये केवल एक हिंदू मुसलमान से कनेक्टेड मामला नहीं है। ये मामला भारत के हर नागरिक की सामाजिक समरसता, बराबरी और एक रूपता के लिए है। जैसे किसी विद्यालय के अंदर सभी बच्चे एक समान अपने ड्रेस कोड यूनिफॉर्म में आते हैं, वही संहिता भारत के अंदर होनी चाहिए। ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब समान। ठीक, एक सेकंड नवीन भाई, एक सेकंड रोकूंगा। मैं टीम से कहूंगा कि नवीन दुबे के आगे, नाम के आगे सपा नेता की जगह समाजवादी विचारक लिखा जाए। समाजवादी विचारक लिखा जाए सपा नेता की जगह, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए समाजवादी विचारक वो है, समाजवादी पार्टी से नहीं है। इसको अपडेट कराइए जी नवीन भैया, बात रखिए। तो मैं ये कह रहा था, आप एक चीज देखिए, जब सब समान नागरिक संहिता आप ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले इस देश के अंदर जो चीजें विभेद कर रही हैं लोगों के बीच में, उनको समाप्त करना पड़ेगा। अब आरक्षण की एक व्यवस्था को आप लेके देखिएगा। मैं बहुत बेबाकी से बोलूंगा, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र उस पर जवाब देंगे। आरक्षण क्या है? एक क्रीमी लेयर, चाहे वो दलित समाज के हों, पिछड़े वर्ग के हों, या ईडब्ल्यूएस में तो चलो आपने आय का प्रोविजन कर दिया, वो वास्तविक गरीबी आ रहे हैं सामान्य के, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है, इसमें क्रीमी लेयर है, निरंतर उसका लाभ लेती चली आ रही है। और मैं तो कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग जो तमाम समय से मंत्री रहे, आज उनकी बेटी रिजर्व कैटेगरी की सीट पे जाके चुनाव लड़ती, क्यों नहीं अपने समाज के किसी गरीब को लड़वाते, उसको आगे लाते हैं। इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी चीज, शफीकुर रहमान की उम्र आज की तारीख में मैं समझता हूं 72-75 के आसपास होगी। इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 साल पर सरकार आदमी को रिटायर कर देती है। वो ये कह देती है कि अब आपकी सोचने समझने की क्षमता नहीं रही, लिहाजा अब आप आउटडेटेड हो चुके, रिटायर हो जाइए। राजनीति में इस तरीके के लोगों का बैठ जाना और उसके बाद अनाप शनाप कुछ भी अनर्गल बोल देना, वो तथ्यहीन बातें करते हैं और केवल उनका उद्देश्य ये रहता है कि वो मुसलमानों को भड़काते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में साक्षी महाराज जैसे, गिरिजा सिंह जैसे लोग हिंदुओं को भड़काते, यही तो चल रहा है इस देश के अंदर। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। और मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके की जातिगत व्यवस्था पर आजकल बात हो रही है, जैसी बयानबाजी चल रही है, चर्चा होनी चाहिए इस देश का विकास कैसे हो, इस देश की युवा को रोजगार कैसे मिले, लेकिन ना उस पर अखिलेश जी बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे, ना कोई अब तुलसीदास जी पर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर है नवीन भाई, आपने इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी विचारधारा से आगे हटकर आज आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं तो हमेशा आप बातों में अड़ जाते थे, कहते थे कि ना शफीकुर रहमान जो कह दिया भैया पत्थर की लकीर है। लेकिन आज जो सुर थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने कहा बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। उम्र भी हो गई, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान को क्या दिक्कत? हिंदू के लिए सारे कानून, अगर सब लोगों के लिए एक कानून आ जाए तो उसमें क्या आफत है? इस तरह की चीजें पहले होनी चाहिए, शुरू से होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, किसी कारणवश अगर राजनीतिक पंडितों ने या राजनीतिक आकाओं ने इस चीज को नहीं लागू किया, तो आज देश को जरूरत है एक कानून की, एक व्यवस्था की। सुरेंद्र जी, शफीकुर रहमान कह रहे हैं भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गया लागू
तो फिर समझ लो संभल से लेकर और न जाने कहां कहां तक बता रहे हैं, हालांकि गए थे शादी समारोह में। सुनील भाई देखिए, उनका तो हमेशा से विवादित बयान उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। हिंदू मुस्लिम बांटने का काम तो शुरू से उन्होंने किया है, लेकिन जहां तक बात रहा उनके बयान का, तो अभी ये देखिए 10 से 12 के बीच में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो G20 का बिजनेस समिट जो है, सिर्फ उनसे जो है इधर उधर भटकाने के लिए ये बयान दिए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का तो बात करता नहीं है, विकास के रास्ते से वो उतर चुके हैं, उनकी जो रास्ता जो है वो गलत रास्ते पे जा चुके हैं। जो लोग विकास करना चाह रहा है उसको भी वो विकास करने के लिए नहीं देना चाह रहे हैं। उनके तमाम नेता जो है देश के अंदर जो है उल्टा सीधा बयान देना और देश के लोगों को जो है गुमराह करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस पे जो है बात नहीं करना है। समाजवादी पार्टी जो है हमेशा से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उल्टा सीधा बयान देते थे, अब उनके पार्टी के तमाम नेता जो है वो बयान देना शुरू कर दिए हैं। अरे भाई ये बताओ, जो शफीकुर रहमान वर्ग कह रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है? अगर ये व्यवस्था लागू हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? सुनील भाई, ना तो ये कभी पहले हुआ था हिंदू मुस्लिम, ना अब होगा। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है, ये जो 5-5, 10-10 बच्चा जो पैदा करते हैं इसमें जरूर रुकावट हो जाएंगे। ये जो 2-2, 3-3 शादी करते हैं, वर्ग साहब कह रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ये लागू नहीं होना चाहिए। क्या करोगे इसके लिए? इसलिए कह रहे हैं ना कि लागू नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो 3 तलाक जो कानून आया, ये तो उस टाइम भी वो उसका भी विरोध कर रहे थे। आप हमको बताइए 3 तलाक कानून लाने के बाद कितने ऐसे मुसलमान हैं या क्या कहते हैं, कितने ऐसे हिंदू हैं जो ये उल्टा सीधा किए हैं, एक दूसरे को दंगा किए हैं। ठीक, विश्वनाथ मिश्रा जी, वर्ग साहब को आखिर हो क्या गया है? उम्र के उस पड़ाव पर हैं, सांसद हैं, समाजवादी पार्टी कई बार तो फजीयत अपनी करा के बैठी, बोले ये वर्ग साहब को भैया किनारे किया करो, इनके बयानों को गंभीरता से न लिया करो, ये पता नहीं क्या उल जुलूल कुछ भी बोल देते हैं। नवीन भैया तो बताओ इस्तीफा ही दे दिए, बोले लो ये वर्ग साहब ने ऐसे चरस बोया कि मुझे इस्तीफा देना पड़ गया है। ठीक नवीन भैया, ठीक है, आपका सम्मान है। ठीक, विश्वनाथ मिश्रा जी। सबसे पहले नवीन दुबे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, उन्होंने दिल का बोझ उतार के फेंक दिया, दिल की बात सुनी। देखिए आप दिल के, अच्छा ये चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था नवीन भैया के ऊपर बड़ा भारी चेहरा, बहुत हल्के लग रहे हैं, देख लीजिए आप। नहीं यहाँ तो थोड़ा खिजाब का भी असर है और दिल की बात बाहर आ रही है। ठीक। दूसरी बात सुनील भाई, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वर्क साहब आज हैं क्या? आज एक साल आप अब उनके बड़े सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से समाज उनको क्या नुकसान होगा, सपा को क्या नुकसान होगा। अब भैया दुकानदारी उसी से चल रही है, अब उस दुकानदारी को अगर आप वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटा देंगे तो ये झोले में जो भर के मुसलमानों को वोटर मान लेते हैं कि जितना मुसलमान वोटर है झोले में उठाया और हमारी तरफ रख लिया, अब हमारा भार उतना बढ़ गया है, ये मान के चलते हैं। और अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया तो ये जो उनके स्वयंभू सम्राट हैं, सब मुसलमानों के अपने आप को समझते हैं, वो जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, वो लोगों की सोच समाप्त हो जाएगी। अब इनका कहना यह है साहब, ये सारा सियासी खेल जो चलता हुआ आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कह रहे साहब हिंदू मुस्लिम मतभेद बढ़ेगा। अरे प्रभु, इनको कौन समझाए कि मतभेद बढ़ेगा नहीं, मतभेद खत्म हो जाएगा, समानता आ जाएगी, सब एक समान नागरिक हो जाएंगे। आप याद करिए, हम लोग संविधान से चल रहे हैं। अब संविधान का शाब्दिक अर्थ उठा लीजिए, संविधान समान है जो विधान, यानी जो विधान, जो कानून, जो नियम सबके लिए एक समान हो। देश में संविधान प्रैक्टिकली अब तक लागू ही नहीं हुआ है। समान है जो विधान, क्या विधान समान है सबके लिए? नहीं है, अलग अलग आपने उसको रखा है। अगर एक प्रयास हो रहा है कि उसको, उस विधान को समान किया जाए, तो इसमें
अब सियासी जो दुकान है वो बंद होती हुई नजर आ रही है। देखिए भैया, इन लोगों को मेरी सलाह है, धार्मिक द्वेष, विभाजन और अहंकार से बाहर निकलिए। संविधान से देश चलेगा। और अब तक आपने दुकानदारी जो चला ली, ठीक है, समाज को और संसार देश को बांटने का प्रयास छोड़ दीजिए, कर्म करिए। अगर कर्म ठीक से करेंगे तो यही जनता आपको वोट देगी। ये मत समझिए कि मुसलमान ही वोट देगा, ये मत सोचिए केवल यादव ही वोट देगा। हर वर्ग का व्यक्ति वोट देगा, लेकिन कर्मानुसार आइए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारी व्यवस्था कहती है भैया कर्म करो, प्रतिफल अपने आप मिलेगा। लेकिन इनको दिक्कत ये है कि करे क्या, नाम रखे समाजवादी, परिवार पार्टी रहे परिवारवादी। भैया अरे दूसरे स्थानों पर भी अब वर्क साहब इस स्थिति में पहुंच गए कि हिलना मुश्किल है। अरे भैया और बहुत से लोग हैं, एड़िया घिस घिस खत्म हो गए, जीवन समाप्त हो गया। अब उनको सांसदी नहीं चाहिए, उनको विधायकी नहीं चाहिए, उनको सभासदी नहीं चाहिए। अरे प्रभु, उन्होंने भी मेहनत की है, उन्हें उनके अंदर भी शक्ति है, उनकी विचारधारा भी, उनकी भी सोचने समझने की शक्ति है, उसको भी लागू होने दीजिए। उन्हीं मुसलमानों का वो भी हित करेंगे, हिंदुओं के साथ भी करेंगे। अच्छा, ये वर्ग साहब को कोई बताता नहीं जाके, इनके जो चिल्ले चपाटे जितने भी रहते हैं वो बताते नहीं कि ये विधायक जो हैं नगर के, यही आपके खिलाफ हैं सांसद महोदय। कम से कम वो कहते हैं कि कुछ तो लिहाज करो, उम्र का ही कर लो, बाकी चीजों का नहीं करोगे तो। इनको समझाते नहीं क्या ये? सुनील जी देखिए है क्या, अब ये एक्चुअली अखिलेश जी के कुछ ये फेसेस हैं, ब्रह्मास्त्र इनको आप कह सकते हैं। अखिलेश जी को लगता है ये बड़े मुसलमान चेहरा हैं, ये ब्रह्मास्त्र हैं, इनको चला देंगे तो मुसलमान वोट का जो पैकेट है वो अपने पास बना रहेगा। नहीं तो सरक सकता है, सपा उठा ले, हो सकता है बसपा उठा ले, हो सकता है थोड़ा बहुत कांग्रेस ले ले, हो सकता है आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, वो भी नए अवतार में जैसे नहीं चल पाए, ये क्या चल पाएंगे भैया? अरे भाई साहब, रामपुर में ये क्या चल पाएंगे? शफीकुर रहमान, इनके तो विधायक जो है नगर के समाजवादी पार्टी के, नवीन भैया जानते हैं इस चीज को, वो खुद इनका विरोध कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भैया ये क्या है, ये फूके हुए कारतूस है, छोड़ो इनको। लेकिन क्या करूं, लेडी आदत से मजबूर वो वाली स्थिति है। विश्वास मिश्रा जी। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी की मजबूरी है, अगर हटा दे, मान लीजिए अगर टिकट नहीं देते हैं इस बार, तो वो क्या शोर मचाएंगे, कहीं देखो भैया मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने तो कहा था कि भैया यूनिफॉर्म सिविल का भी विरोध किया, इसका भी किया था। तो अखिलेश जी वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं, या कहिए मनोदशा नहीं है, या कहिए उतना आत्मबल नहीं है। कुछ चीजें नवीन जी से समझ लेता हूं, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। नवीन भैया थोड़ा सा खुल के भी बताएंगे। नवीन जी, ये उस वर्ग के, उस समाज के मसीहा हैं, अपने आप को कहते हैं कि ना बस मेरी छत्र छाया है, मेरी दिव्य दृष्टि है, तब तक आप लोगों का कल्याण है। अगर ऐसा कुछ हो गया, मेरी छतरी से अगर बाहर चले गए तो भीग जाओगे गुरु, गल जाओगे एकदम बर्फ में, बर्फ पड़ जाएगी आपके ऊपर, ऐसी स्थिति है इनकी। क्या भला हुआ अब तक? कोई ऐसा तो नहीं शफीकुर रहमान पहली बार के सांसद है, लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के से पहले भी वो बाकी दलों में भी रहे, जहां जहां हित दिखा वहां अपना अपना हिसाब साधा है इन्होंने। लेकिन जिस कौम को, जिस समाज को लेकर ये प्रस्तुति देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वहां सब कुछ बल्ले बल्ले है? सब लोग सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं। कोई बाल काट रहा, कोई पंचर लगा रहा, कोई प्लास्टिक बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हुआ उनका? सुनील जी, वास्तविकता के धरातल पर अगर आप देखें, मैं चूंकि इतने दिन समाजवादी पार्टी में रहा हूं, मैंने इस चीज को महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी में इस तरीके के इक्का दुक्का 2-3 चेहरे हैं जिनकी अपनी पकड़ उनके अपने मुस्लिम समाज में नहीं है। मतलब मुस्लिम समाज शफीकुर रहमान जैसों को, आजम खान जैसों को अपना नेता स्वीकार नहीं करता है। और अगर मुसलमान अपने समाज में मुस्लिम को नेता स्वीकार कर लेता तो शायद मुलायम सिंह यादव जी के नाम के आगे मौलाना मुलायम सिंह नहीं लगता जी। एक चीज तो पहले स्पष्ट है। तो ये शफीकुर रहमान वगैरह ये कोई मुस्लिम समाज के नेता तो कदापि नहीं है। हाँ, मोहरे जरूर हैं समाजवादी पार्टी के। अच्छा, अगली बार से आपके आगे राजनीतिक विश्लेषक लिखवाया जाएगा, समाजवादी विचारक भी नहीं। नवीन भैया अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का समाजवाद पढ़ा है, डॉक्टर इसलिए आपको समाजवादी विचारक लिखवाया मैंने। अगली बार राजनीतिक विश्लेषक होंगे आप। कोई दिक्कत नहीं साहब। दूसरी चीज में बताता हूँ, आप एक चीज देखिए, इस देश की स्थिति क्या बन गई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं और समग्र समाज
समग्र देश, समग्र मानव जात भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन करती है। अब ये उन्होंने एक नया सिगुफा छेड़ दिया कि साहब हम तो शूद्र हैं। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पास हजारों करोड़ की अपनी संपत्ति है, जिसकी जांच ईडी में लंबित है, वो इस तरह की बात कहते हैं कि साहब हम तो शूद्र हैं, तो बाकी आदमी कहाँ जाएगा? बाकी उनके और सबसे ज्यादा संपन्नता अगर आप देखें तो पिछड़ों के वर्ग में, उसी वर्ग में आती है, भगवान उनके वर्ग से आते हैं। तो किस तरीके का चिंतन, किस तरीके, अच्छा वो तो कमाल कर गए, एमएलसी में धोती फाड़ रुमाल कर गए, बोले उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, बोले एमएलसी में चुनाव में खाता भी नहीं खुला, एक निर्दलीय तब भी कम से कम बाजी मार गया। समाजवादी पार्टी तो दस्तक नहीं दे पाई दरवाजे पर भैया, ऐसा बयान दे रहे हैं लोग। सुनील जी, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव सामने हैं और आप एक चीज देख रहे हैं ना, जिस तरीके की गंदी और घटिया किस्म की राजनीति अखिलेश जी के नेतृत्व में शुरू हुई है और स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया गया है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, आप ये देख लेना, ये 2024 का चुनाव आते आते और चुनाव संपन्न होते होते, अच्छा ये चीज समझ में नहीं आती क्या भैया, ये बात समझ में नहीं आती क्या बाकी लोगों को कि भाई ये लोग इतना बड़ा डेंट पहुंचा देते हैं, इसको निकालते निकालते हम लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बयानबाजियों का दौर रुक नहीं रहा, प्रमोशन और ले जाओ, बोले आओ। इसमें एक कमी है सुनील जी, देखिए ऐसा प्रदेश में नेतृत्व योगी जी की सरकार का चल रहा है, योगी जी की सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं वोट की राजनीति को लेके। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी जिस समय शुरू हुई थी, उसी समय उन लोगों पर एनएसए लगाई जाती और स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा के जेल में डालते। आप नवीन भैया दूसरा फलसफा भी है, अगर ये लोग बयानबाजी नहीं करेंगे, ये लोग माहौल नहीं बनाएंगे, तो फिर सुरेंद्र भैया को कैसे मौका मिलेगा कहने का, ये भी है ना। इनको तो और हवा देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए कि जाओ खेलो भैया, पूरा मैदान आपके लिए है। सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई यही है, आज तो कम से कम नवीन भैया का सम्मान कर लो भैया आप। बताओ अखिलेश जी जब से आए हैं तब से ऐसी गंदी राजनीति चल रही है, स्वामी मौर्य जैसे लोगों को खूब फल फूलने का मौका दे रहे हैं कि जाओ खूब बढ़ो। नहीं, दरअसल क्या है सुनील भाई, अब इन लोगों की दुकान बंद हो चुका है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम लोगों की जो है दुकान अब हो चुका है बंद। 2017 के बाद आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब 13 लाख करोड़ का जो जीडीपी छोड़ के गए थे, आज 23 लाख करोड़ का जीडीपी हो चुका है उत्तर प्रदेश का जी। इस पे अखिलेश जी बात नहीं करते हैं। जब उत्तर प्रदेश का विकास की अब बात होती है तो अखिलेश जी उससे बाहर की बात करते, बाहर की। अच्छा एक चीज है सुरेंद्र भाई, कहा जाता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, विश्वनाथ मिश्रा जी, वहां हालांकि भाजपा ने प्रयोग किया, वो प्रयोग भाजपा के लिए सफल भी रहा। आपने देखा होगा रामपुर में, जरूरी नहीं कि मुस्लिम वर्ग से ही आते हैं आकाश सक्सेना, वो हिंदू वर्ग से आते हैं और उनको मुसलमानों ने वोट भी दिया। लेकिन ये संभल वाले जो चाचा हैं, इनका कुछ इलाज आप लोगों ने सोचा है क्या? कोई मुस्लिम वर्ग से ही कोई प्रत्याशी ऐसा होगा कि चलो कम से कम इनकी राजनीति दुकान तो बंद करवाए, ऐसा कुछ है क्या सुरेंद्र जी? जी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वहां से मुस्लिम ही कैंडिडेट हो। रामपुर में भी तो इसीलिए कह दिया, आप दोहरा मत। ठीक, नहीं दोहरा नहीं, रामपुर की आपने बात किया तो वहां भी तो यही कहते थे कि ये इतिहास है, आजम खान जी का ये किला है, किला को कोई नहीं हिलाएगा। तो वहां भी किला भी हम लोगों ने हिला दिए, तो यहाँ भी हिलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये उल्टा सीधा बयान देंगे, हिलाया नहीं भैया, आपने तो ढहा दिया। जनता जो है इनको सबक सिखाएगा, ये हमारे या आपके कहने से नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब होशियार हो चुका है, उनको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और उत्तर प्रदेश का नाम जो है पूरा दुनिया में कैसे हो ये अब होना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है 2014 से लेके लगातार थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है भाजपा के लिए, क्योंकि जयंत चौधरी भी है और आगे भी इस तरह से वो कह देते हैं कि मैं गांव-गांव में चौपाल लगा दूंगा, गांव-गांव में, समझ लेना अगर कुछ ऐसी बात आई तो, इसीलिए खतौली निकाल भी ले गए।
तो थोड़ा सा तो कुछ तो कठिनाई होगी, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो मंथन चल रहा होगा सुरेंद्र भाई। नहीं, इसमें देखिए मंथन करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात करते हैं, राफेल दागोगे क्या करते हैं सुरेंद्र जी? हम एयरपोर्ट मंथन नहीं करो, सीधा राफेल दागोगे लग रहा है। अखिलेश यादव जी इस पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, विश्वनाथ मिश्रा जी कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस तरह की चीजों से जो नवीन जी ने बताया कि जरूरी नहीं कि वो वर्ग जिसके लिए ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी खुश हो। इसी कार्यक्रम में कई बार जो मुस्लिम के मसीहा हैं, जो उनके लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, वो भी मौलाना भी बैठे, उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह की राजनीति से, इस तरह की चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। रामपुर से ही कई बार ऐसे लोग बैठे, उन्होंने कहा कि क्या है ये सब चीज़ें, हम विकास के साथ हैं, हमारे साथ तो कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं कि बताओ चुन चुन के हमें जेल में भेजा जा रहा है। बोले हम दिन रात अपना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वही पुलिस हमारा भी सम्मान कर रही है। वो रामलाल की भी सुन रही, श्यामलाल की भी सुन रही, और रज्जाक की भी सबकी सुन रही है। विश्वनाथ मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी यही चीज कह रहे हैं। देखिए अब ये बात धीरे धीरे मुसलमान वर्ग को समझ में आने लगी है। देखिए जैसे बीजेपी की सरकार ने किया क्या है, मोदी जी की स्पेशली गवर्नमेंट जो उनकी जो पॉलिसी है कि सबको देना है, किसी को कोई बाध्यता नहीं रखी है कि आप इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, इसके हैं। मकान मिले उनको भी मिले इर्रिस्पेक्टिव, जिसने अप्लाई कर दिया, जिसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी उसको मिल गए, जिसने शौचालय के लिए अप्लाई किया, फॉर्मेलिटी पूरी की, वो आहार था उसके लिए, उसको मिल गए। अब धीरे धीरे जो सबसे नीचे वाला वर्ग है, जो वो सबसे बड़ा वोटर है, वो अब ये बात समझने लगा है क्या भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिनको मकान मिले, जिनको शौचालय मिले, उन्हें समझ में आता है यार हम इनका विरोध करते रहे, इन्हीं के विरोध में हम इतने साल से इनको वोट देते रहे हैं। आज यही बीजेपी एंटी भी जो हमारा विरोधी भी गुट है, जिसके हमने कभी वोट नहीं दिया, उससे मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, जितनी सुविधाएं हैं आरटी के तहत सारे बच्चे, भाई साहब कम से कम 50-60% बच्चे स्कूलों में मुसलमान वर्ग के, 60% बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मकानों में शौचालय में सुविधाएं मिल रही है। इन सब चीजों के बीच एक बात और प्रबलता से हो जाती भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो नवीन भाई इस बात से अब तो कम से कम इत्तेफाक रखेंगे। नवीन भाई, कोरोना महामारी के बीच जब सब कुछ बंद हो गया था और वो परिवार जो हर रोज कोई कचरा बीन के अपना गुजारा कर रहा था, कोई जूता गांठ के अपना गुजारा कर रहा था, कोई बाल काट के कर रहा था, ये सब लोग उस सरकार के द्वारा दिए गए खाद्यान्न से ही अपने आप को जीवित रख पाए। और उस चीज़ के लिए बोला भी मुस्लिम वर्ग ने भी, सब ने बोला, गांव देहात में सब ने बोला कि नहीं, खाद्यान्न हमको मिलता रहा फ्री में, और जितने हमारी बच्चे थे, जितनी जो चीज़ें थी, उस हिसाब से खाद्यान्न आया भी। उसका एक बड़ा फ़र्क महसूस हुआ, लोगों ने उस चीज़ को समझा भी। आप किसी को क्या चुनाव के समय में क्या लॉलीपॉप दे जाओगे, वो लॉलीपॉप कितने दिन चूसेगा आदमी, कितने दिन चलेगा, वो अलग मसला है। लेकिन महामारी के समय में जब इस तरह की चीज़ें हुई तो उसका भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बेनिफिट मिला। कोई समझे न समझे, लेकिन गांव देहात का व्यक्ति इस बात को समझता है, और वो जानता भी है कि वही व्यवस्था थी जिस व्यवस्था की वजह से हम लोग को टेंशन नहीं थी, परेशानी नहीं थी। कम से कम राशन तो घर में आ रहा है, बाकी तो सब बंद ही था, सब लोग बंद थे, क्या अमीर क्या गरीब, कोई ऐसा तो नहीं तो जो रोड पे घूम रहा हो। तो ये चीज़ भी एक बड़ी वजह थी। माफ़ करिएगा, आगे नहीं ले जा पाऊंगा, समय मुझे इजाज़त नहीं देता है। आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद। और नवीन भैया को विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद आज, और सुरेंद्र जी को बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।